नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित किया। विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माई आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे क्रिसमस और नववर्ष पर 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद ढाका में हिंसा भड़की और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। सरकार इसके माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। इस विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने कहा कि देश की 70% आबादी गांव में रहती है और इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विकसित भारत बनाने में सहायक होगा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास से परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2013-14 से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट महज 13,879 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 37,483 करोड़ का हो गया है। इसमें करीब 107% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सरकार ने एक और साहसिक निर्णय लिया और परमाणु क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों के लिए खोल दिया, लेकिन संयुक्त उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित थे। ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं था। 2017 में पहली बार मंत्रिमंडल ने 10 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी। Approval was given to set up 10 reactors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत के प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को गति देगा, हरित विनिर्माण को सक्षम बनाएगा और देश तथा दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति विधेयक निजी क्षेत्र और युवाओं के लिए भी अनेक अवसर खोलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष क्षेत्र के माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयुष मार्ग को आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक के रूप में तैयार किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और आयुष में 11 वर्षों के परिवर्तन पर पुस्तक जड़ों से वैश्विक पहुंच तक का विमोचन करेंगे। वे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे वर्ष 2021 से 2025 के लिए योग के संवर्धन एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा खोज केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो भारत और विश्व भर की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय है संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुजरात में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारूप आज प्रकाशित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप सूची की प्रतियां सौंपेंगे। शिकायत और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी 2026 तक शिकायत और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान की 2 दिन की यात्रा कल संपन्न हो गई। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत किया। दोनों पक्षों ने भारत ओमान संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और इसे एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने मस्कत में ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाही महल में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें ओमान ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सुल्तान द्वारा दी जाने वाली विशेष नागरिक मान्यता है। ये पुरस्कार उन्हें भारत ओमान संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। श्री मोदी ने भी विभिन्न भाषाओं में भारतीय भाईचारे को शुभकामनाएं दी और उनकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति को मिनी इंडिया कहा। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा और कई क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत और ओमान के औद्योगिक नेताओं वाले एक व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत ओमान एग्री इनोवेशन हब और भारत ओमान इनोवेशन ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा, ताकि व्यापार साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने सभी प्रकार और रूपों में आतंकवाद की निंदा की और दोहराया कि ऐसे कृत्यों के लिए कोई भी औचित्य कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों ने गाजा में मानवीय स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और नागरिकों तथा मानवीय सहायता की सुरक्षित और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मस्कत, ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठकें भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर भी चर्चा की जाएगी। रेलवे क्रिसमस और नए साल के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोन में 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके लिए 650 फेरे मंजूर किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी रेलवे सबसे ज्यादा 26, मध्य रेलवे 18 और दक्षिण मध्य रेलवे 26 रेलगाड़ियां चलाएगा। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में हमलावरों ने गोली मार दी थी। एक रिपोर्ट। सिंगापुर में इलाज के दौरान छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। हादी को पिछले ही सप्ताह ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और सिंगापुर में इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों द डेली स्टार और प्रथम आलोक के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और एक इमारत में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने चट्टोग्राम में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमला कर दिया, जिससे राजनयिक परिसर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता
चिंताएं पैदा हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना आज तड़के हुई, जब आक्रोशित भीड़ आवास के बाहर जमा हो गई और पत्थर फेंकने लगी, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और इलाके में दहशत फैल गई। चट्टोग्राम में कल रात से ही तनाव बढ़ रहा था, जब उपद्रवियों ने भारतीय सहायक उच्चायोग के आवास के पास पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 315 रन से हराया था। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता में 2-1 से आगे है। बुधवार को लखनऊ में चौथा T20 मैच कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था और झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में कल झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाया रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद फरहत। दोनों सदनों में विकसित भारत जी राम जी विधेयक के पारित होने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी बनी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दोनों सदनों से विकसित भारत जी राम जी बिल पास। ओमान ने खोला बाजार, भारतीय चीजों को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने उत्तर भारत सहित दिल्ली में घने कोहरे का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर, 250 से अधिक उड़ानों में विलंब, 22 रद्द। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार के निधन का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया। हिंदुस्तान लिखता है, गरीब परिवार में जन्मे राम सुतार ने शिल्पकला से अपनी पहचान बनाई। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मूर्तियों में कपड़ों की सिलवट से लेकर शरीर की नसें तक जीवंत कर देते थे राम सुतार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित किया। विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माई आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे क्रिसमस और नववर्ष पर 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद ढाका में हिंसा भड़की और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।